नमस्कार दोस्तों आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर सुनील ने भेजी है, जो कि पेशे से एक स्टूडेंट है। तो चलिए अब ये कहानी सुनील के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का रहने वाला हूं। दोस्तों, वर्तमान में एमबीए की पढ़ाई कर रहा हूं। लेकिन यह बात उन दिनों की है जब मैं गांव की एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। मैंने सरकारी स्कूल में दाखिला 6वीं क्लास से लिया था, क्योंकि पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था। फिर किसी ने घर वालों से कहा कि आजकल प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हो रही है। तो इसी वजह से मेरे घर वालों ने भी मुझे भी सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और मैं भी खुशी खुशी सरकारी स्कूल में जाने को तैयार हो गया। और होता भी क्यों ना, क्योंकि मैंने मेरे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले दोस्तों से सुना था कि सरकारी स्कूल में बहुत सी चीजें मिलती हैं। एक टाइम का खाना मिलता है, इसके साथ ही हफ्ते में एक बार फल फ्रूट मिलते हैं, और कभी कभार जो आंगनबाड़ी वाली दीदी होती है वह खाने के लिए चरपरी पंजीरी भी दे देती है। ये सब सुनकर तो मैंने सरकारी स्कूल में जाने का पक्का मन बना लिया था और इसके बाद मैं सरकारी स्कूल में जाने भी लगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि इसी सरकारी स्कूल में मेरे साथ इतना भयानक हादसा हो जाएगा। मेरे साथ ही नहीं बल्कि यूं कहूं तो ठीक रहेगा कि सभी के साथ, क्योंकि उस वक्त हमारे स्कूल में जो घटना हुई थी उस घटना ने स्कूल के सभी बच्चों और टीचर्स के साथ साथ गांव वालों के भी होश उड़ा दिए थे। सभी के मन में बस एक ही सवाल था कि क्या कभी असल जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। और इसी चीज की छानबीन करने के लिए और मुझे उस संकट से बचाने के लिए मेरे घर वालों ने न जाने क्या क्या उपाय उस टाइम किए थे। तब जाकर कहीं मेरी जान बची थी, क्योंकि मैंने मेरे पूरे जीवन में इतनी भयानक और डरावनी घटना नहीं देखी थी। दरअसल यह बात उन दिनों की है जब मैं गांव के उस सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ा करता था। और अगर आप में से कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है तो वह ये बात अच्छी तरीके से जानता होगा कि स्कूल में लंच के टाइम पर स्कूल के बच्चों को एक टाइम का खाना खिलाया जाता है और उस खाने को बनाने के लिए आसपास के गांव से ही कोई 2 महिलाएं आती हैं। इस मामले में जहां तक मेरी जानकारी है तो जो खाना बनाने के लिए महिलाएं आती थीं वह विधवा कोटे से होती थी, यानी कि जिनके घर वाले की मृत्यु हो चुकी हो तो सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए स्कूल में खाना बनाने का काम दिया जाता था। और शायद आज भी यही प्रावधान है। अब ये बात गर्मियों के टाइम की है। रोजाना स्कूल में लंच होते ही बच्चों को खाना खिलाया जाता था। खैर, वैसे सरकार की तरफ से सिर्फ 8वीं क्लास तक के ही बच्चों को खाना खिलाने की इजाजत थी, लेकिन क्योंकि हम स्कूल के सबसे बदमाश और होनहार बच्चों में से एक थे तो बाकी के कामों की तरह हम इस काम में भी आगे ही रहते थे। और फिर टीचर्स को भी हमारे जैसे स्टूडेंट्स की समय समय पर जरूरत पड़ती रहती थी, तो वो भी हमें खाना खाने के लिए कभी मना नहीं करते थे। लेकिन इसके साथ ही सबसे पहले हमारा एक काम था कि स्कूल के जितने भी बच्चे खाना खाने के लिए बैठते थे उनको खाना खिलाने का काम हम ही किया करते थे। स्कूल में जो खाना बनाने वाली महिलाएं होती थीं उनसे खाना लेकर बच्चों को खाना परोसने का काम करने के बाद हम लोग खाना खाया करते थे। और हमारे साथ साथ कुछ एकाध टीचर्स भी अपने पेट की भूख को शांत कर लिया करते थे और लगभग रोज का यही सिस्टम था। लेकिन अब धीरे धीरे स्कूल में चीज कुछ खराब होने लगी थी। स्कूल में बने हुए खाने को खाने के बाद कई बच्चों की तबीयत अचानक से खराब होने लगी थी। शुरू में तो कुछ एक आध बच्चों के साथ ही यह सब हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। सभी को लगा कि शायद खाने में कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद खाना बनाने वाले बर्तनों से लेकर सूखे गेहूं, चावल और सभी चीजों की अच्छी तरीके से सफाई करवाई गई। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों की तबीयत में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। लगातार धीरे धीरे बच्चे बीमार होते जा रहे थे और कुछ ही दिनों बाद कुछ बच्चों की तबीयत तो इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। फिर एक दिन स्कूल में एक खबर सनसनी की तरह फैलती है कि स्कूल का खाना खाने के बाद जिन बच्चों की तबीयत खराब हुई थी और जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, आज उनमें से एक बच्चे की मौत हो गई है
और यह सुनकर सभी लोगों के दिल में एक डर बैठ गया था। और उस दिन के बाद कोई भी बच्चा स्कूल का खाना नहीं खाता था। लेकिन हमें पता चला कि जो 2 महिलाएं खाना बनाने के लिए आती थीं, उनमें से एक महिला पिछले कुछ दिनों से खाना बनाने के लिए स्कूल में नहीं आ रही है। इस पर हमने पता किया तो हमें पता चला कि जिस बच्चे की मौत हुई थी वह उस खाना बनाने वाली महिला का ही बच्चा था, जो अपनी माँ के साथ इसी स्कूल में पढ़ने आता था। फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए खाना बनाना बंद हो गया और उसके बाद हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ गईं। लेकिन जो असली डरावना वाकया होने वाला था वो स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बाद होने वाला था। जैसे ही स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई, धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल आने लगे और अब शायद वह माहौल भी थोड़ा शांत हो गया था। इसीलिए सभी टीचर्स ने स्कूल में फिर से खाना बनवाने का फैसला किया और फिर से उन दोनों महिलाओं को खाना बनाने के लिए बुलाया गया और वह दोनों खाना बनाने के लिए आई भी। स्कूल दोबारा शुरू होने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अब स्कूल में कुछ अजीब अजीब तरह की घटनाएं होने लगी थीं। स्कूल की जो पानी की टंकी थी उसका नल अपने आप ही चालू हो जाता था। जब कोई उसे बंद करके जाता और बंद करके जाने के कुछ ही देर बाद वापस आकर देखता तो वह नल चालू मिलता। इसके साथ ही स्कूल में जो भी टीचर्स अपनी गाड़ियां लेकर आते थे, उनकी गाड़ियों के ऊपर एक अजीब तरह के स्क्रैच होने लगे थे और सभी के डर की सीमा तो तब पार हुई जब एक दिन स्कूल खुलते ही सबको एक अजीब चीज नजर आई। टीचर्स और बच्चों ने देखा कि स्कूल के जो कमरे थे, उन सभी कमरों के जो गेट थे, उन गेट के दोनों साइड में लाल रंग में रंगे हुए हाथों के छापे लगे हुए थे। उस रंग को और उन छापों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई खून हो और खून में सने हुए हाथों से किसी ने यहाँ पर यह हाथों के छापे लगाए हो। ये देखकर तो बच्चों के साथ साथ टीचर्स की भी हालत पतली हो गई थी। अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी स्कूल के क्लासरूम के जो बोर्ड होते थे, उन बोर्ड पर हमेशा एक बच्चे का चित्र अपने आप ही बना हुआ मिलता था। जब भी बच्चे स्कूल में सुबह आते थे तो उस बोर्ड पर एक बच्चे का चित्र बना हुआ रहता था और साथ में उसकी माँ का भी। पहले दिन जब स्कूल बंद करते थे तो सभी टीचर्स जो क्लासरूम के बोर्ड होते थे उनको ध्यान से चेक करके साफ करके जाते थे और जैसे ही दूसरे दिन सुबह आते थे तो उन पर एक माँ और बच्चे का चित्र बना हुआ रहता था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वह एक सरकारी स्कूल था, तो उसमें सीसीटीवी की सुविधा तो थी नहीं जिससे कि यह चेक कर लिया जाए कि क्या पता छुट्टी होने और स्कूल बंद होने के बाद कोई ऐसी हरकत कर रहा हो। लेकिन इसके अलावा जो बात सभी को हैरानी में डाल रही थी वो बात यह थी कि स्कूल के सभी क्लासरूम के जो कमरे थे, उनमें हर एक कमरे के ऊपर अलग अलग ताला लगा हुआ रहता था। तो ताला लगने के बाद कोई कैसे क्लासरूम के अंदर जाकर बोर्ड पर चित्र बना सकता है। अब डर के मारे कुछ बच्चों ने तो स्कूल में आना भी बंद कर दिया था। लेकिन इसके बाद जो सबसे भयानक घटना स्कूल में हुई वो ये थी कि स्कूल टाइम में ही खाना बनाते वक्त जो खाना बनाने वाली 2 महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला की वहीं पर मौत हो जाती है। और यह बात सभी को बहुत ज्यादा अचंभित और डरा देती है। जैसे ही यह बात सभी बच्चों को पता चली तो सभी बच्चे स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठा हो गए और उस वक्त फिर स्कूल में पुलिस को भी बुलाया गया और एम्बुलेंस भी आई। और जिस वक्त एम्बुलेंस में उस महिला की डेथ बॉडी को लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त जो दूसरी खाना बनाने वाली महिला थी, मेरा ध्यान उस महिला की तरफ गया तो वह महिला एक अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी चीज की प्राप्ति हो गई हो और उसे उस चीज से खुशी मिली हो। तभी मैंने मन ही मन सोचा कि सभी की तो डर के मारे हवाइयां उड़ी हुई है और ये महिला है कि अभी भी मुस्कुरा रही है। खैर, मैंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने ये बात अपने सबसे क्लोज टीचर्स थे उनको बताई। इसके बाद टीचर्स ने मुझे उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा। अब उस एक महिला की मौत होने के बाद सिर्फ वही अकेली खाना बनाने के लिए स्कूल में आती थी। लेकिन हमें जो सबसे अजीब बात लग रही थी वह ये थी कि जितने टाइम में वह दोनों महिलाएं मिलकर खाना बनाती थीं, यह अकेली महिला उतने ही टाइम में वह पूरा खाना बना देती थी, बल्कि समय से पहले ही बना देती थी। तो यह बात हमें थोड़ा अजीब लग रही थी। इसके बाद भी बच्चों के बीमार होने का सिलसिला लगातार चल रहा था। महीने में एक आध बच्चा बीमार हो ही रहा था और अब ऐसे करते करते 2-3 बच्चों की मौत और हो चुकी थी। लेकिन सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद घर पर कुछ खाने की वजह से उन बच्चों को फूड पॉइजन हो गया है, क्योंकि अगर स्कूल के खाने में दिक्कत होती तो फिर वह सभी बच्चों को होती, कुछ बच्चों को ही नहीं होती। यही सोचकर स्कूल में खाना बनाने का काम चल रहा था।
लेकिन इसके बाद एक दिन जो मेरे साथ घटना हुई उसे याद करके आज भी मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्कूल में बच्चों को खाना परोसने का काम हम लोग ही किया करते थे, और जो स्कूल में खाना बनाने वाली रसोई थी वह थोड़ा स्कूल के साइड में एक कोने में थी, और जो बच्चे स्कूल में खाना खाने के लिए दोपहर में बैठते थे वो स्कूल के आगे बरामदे में बैठते थे। तो स्कूल के कोने में बनी हुई रसोई से खाना लेकर बरामदे तक आने में लगभग 1 आध मिनट का टाइम लगता ही था, क्योंकि स्कूल का ग्राउंड काफी बड़ा था। अब उस दिन जब मैं खाना लेने रसोई की तरफ जाने लगा तो मुझे बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि आगे चलकर मेरे साथ ऐसी घटना होने वाली है। जैसे ही मैं रसोई के थोड़ा करीब पहुंचा तो मुझे मेरे कानों में एक अजीब तरह की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गुस्से में कुछ बोल रहा हो। जब मैंने मेरे कानों को साफ करके उस आवाज को सुनने की कोशिश की तो मुझे एक अजीब सी भारी आवाज में सिर्फ एक ही लाइन सुन रही थी, बदला बदला बेटे, मैं तेरी मौत का बदला लेकर रहूंगी, तेरे एक के बदले यहां कई लाशें बिछा दूंगी। और यह सब सुनने के बाद मुझे मेरे मन में यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर रसोई के अंदर हो क्या रहा है, और उसे देखने की इच्छा से मैं रसोई की तरफ थोड़ा डरते डरते आगे बढ़ा। और जैसे ही मैंने रसोई के अंदर जाकर देखा तो मेरी तो हालात ही खराब हो गई। मेरी आंखों के सामने जो मंजर था उसे देखकर मेरे हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मेरे हाथ पैर बहुत तेज कांपने लगे थे। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन चाहते हुए भी मैं वहां से हिल नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया हो, और इतनी छोटी उम्र में ऐसा नजारा देखकर हर किसी की हालत खराब ही हो जाएगी। दरअसल मैंने वहां पर देखा कि वह खाना बनाने वाली जो औरत थी वह किसी चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उसके हाथों की उंगलियां पूरी तरीके से गली हुई थीं, और उसका चेहरा आधे से ज्यादा जला हुआ था, और उसके बाल काले की जगह सफेद थे, और उसने एक अजीब तरीके का भेद कर रखा था। लेकिन इसके साथ ही मैंने वहां पर जो देखा उसे देखकर मैं दंग रह गया। मैंने देखा कि वह औरत खाने में अपने मुंह की लार मिला रही है। वह खाने में बार बार थूक रही थी और उसे मिला रही थी। अभी वो ये सब कर ही रही थी कि तभी अचानक उसकी नजर मेरी तरफ पड़ गई, और मेरी तरफ देखने के बाद वह हैरान होने के बजाय एक अजीब तरीके से हंसने लगी, और उसकी हंसी इतनी ज्यादा डरावनी थी जिसे याद करके आज भी मुझे कई बार रात में नींद नहीं आती। अब उस औरत ने मुझे जान से मारने की चेष्टा से मेरी तरफ कदम बढ़ाए। उसे मेरी तरफ आता हुआ देखकर मुझे यह समझ आ चुका था कि यह औरत आज मुझे नहीं छोड़ेगी, और तब तक मेरे दिमाग में यह भी आ चुका था कि स्कूल में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो इसी की करी धरी है, और शायद उस दूसरी खाना बनाने वाली महिला को भी इसी ने मारा होगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसने मेरा एक पैर पकड़कर मुझे जोर से खींचा, जिसकी वजह से मैं वहीं रसोई के आंगन में गिर पड़ा, और अब वह उछल कर मेरे ऊपर बैठ गई और मुझे जोर जोर से कहने लगी, तुम ही लोगों ने मेरे बेटे को मारा है, और अब मैं सबको मार दूंगी। इस स्कूल में किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे के ऊपर तुम लोगों ने बिल्कुल भी दया नहीं की। उस छोटे से मासूम बच्चे को मार डाला, और इसके बाद उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा, उस दिन तो मेरी जान निकल ही जाती। लेकिन तभी मैंने मेरी नजरें घुमाई और मुझे वहां पर चूल्हे में जलती हुई लकड़ियां दिखाई दी। मैंने किसी तरह उसकी नजरों से चुराते हुए अपने हाथ को उन चूल्हे की लकड़ियां की तरफ बढ़ाया, और उनमें से एक लकड़ी उठाकर उसके मुंह पर दे मारी, जिसकी वजह से वह चिल्लाते हुए साइड में जाकर गिर पड़ी। और फिर मैंने वहां पर गरम गरम सब्जी की रखी हुई बाल्टी उठाकर उसकी तरफ फेंक दी, लेकिन वह वहां से अचानक पता नहीं कहां गायब हो गई, और पूरी रसोई में एक अजीब तरह का धुआं सा हो गया। तभी मैंने वहां से स्कूल के ऑफिस की तरफ दौड़ लगा दी, और वहां जाकर मैंने टीचर्स को सारी बात बताई। इसके बाद टीचर्स की भी हिम्मत उस रसोई की तरफ जाने की नहीं हुई, और उसके बाद कुछ गांव वालों को स्कूल के अंदर बुलाया गया, और उन गांव वालों की मदद से उनके साथ उस रसोई की तरफ सभी लोग गए। तभी वहां पर सभी ने देखा कि वहां मेरे द्वारा फेंकी हुई सब्जी की बाल्टी पड़ी हुई है, और सब्जी पूरे आंगन में बिखरी हुई पड़ी है, और वह लकड़ी भी एक साइड में पड़ी हुई है, और वह औरत वहां से गायब है। तभी गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों ने बताया कि उस महिला की मौत तो उसके बच्चे की मौत होने के कुछ दिनों बाद ही हो गई थी। अपने बच्चे के गम में उसने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
तभी गांव वालों ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं कि वह औरत यहाँ खाना बनाने के लिए आ रही है। ये वो औरत नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी जो अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ स्कूल में रोजाना आती थी, और शायद स्कूल में बाकी जो घटनाएं हो रही हैं वह भी उसी ने की होगी। उसके बाद टीचर्स ने उसके घर पर पता किया तो सच में उस महिला की मौत तो 2 महीने पहले ही हो चुकी थी। और ये सुनने के बाद बच्चों के साथ साथ टीचर्स के हाथ पैर भी कांपने लगे थे, और उसके कुछ दिन बाद तक वह स्कूल बंद ही रहा। लेकिन इस घटना के बाद उस रसोई को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उसके ऊपर ताला लगा दिया गया। आज भी जब मैं गांव जाता हूं तो गांव के दोस्त बताते हैं कि रात के समय कोई भी जब स्कूल के बगल से गुजरता है तो उन्हें उस रसोई वाले कमरे से कुछ बहुत ज्यादा डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूं, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। से जयपुर के रहने वाले आलोक की है, जो कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो चलिए अब ये कहानी आलोक के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आलोक है और मैं जयपुर की एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता हूं। वैसे तो मुझे शुरू से भूत वगैरह पर ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन एक बार मेरे जीवन में मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद मुझे यह मानना पड़ा कि दुनिया में भूत वगैरह जैसी चीजें भी अपना अस्तित्व रखती हैं। दरअसल यह बात उन दिनों की है जब मैंने जयपुर में नई नई जॉब पकड़ी थी, और मुझे शुरू से ही कार चलाने का बहुत ज्यादा शौक था। इसलिए मैंने जॉब लगते ही 4-5 महीने बाद अपनी खुद की एक कार ले ली। लेकिन जो मेरा होम टाउन था वह मेन जयपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर था, इसलिए मैं रोज अपनी कार से ही अप डाउन करता था। लेकिन रोज रोज कार से अप डाउन करने पर मुझे यह समझ आने में ज्यादा दिन नहीं लगे कि रोजाना कार से अप डाउन करना मेरे लिए बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि मेरी सैलरी भी शुरू में उतनी ज्यादा नहीं थी। पर जब मैं अपनी कार से ऑफिस का काम खत्म करने के बाद अपने घर जाता था तो मैं रास्ते में देखता था कि बहुत से लोग बस के वेट में खड़े रहते हैं, और कई बार तो कुछ लोग मुझे लिफ्ट के लिए भी हाथ देते थे। लेकिन नई नई कार थी इसलिए मैं किसी को नहीं बैठाता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अपनी आर्थिक तंगी को देखते हुए मैंने एक फैसला लिया, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा यह एक फैसला इतना ज्यादा गलत और डरावना साबित होगा, वरना मैं कभी भी ऐसा फैसला नहीं लेता। दरअसल मैंने सोचा कि मैं रास्ते में मिलने वाले 2-4 लोगों को लिफ्ट दे दूंगा और उनसे किराए के पैसे ले लूंगा। इससे मेरा रोज का आने जाने का पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा। यही सोचकर अब मैं लोगों को लिफ्ट देने लगा था, और अब मेरे पेट्रोल का खर्चा भी अच्छा खासा निकल जाता था, और मुझे कार से अप डाउन करने में कुछ ज्यादा दिक्कत भी नहीं आ रही थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी रूह कपा दी, और उस दिन के बाद मैंने लोगों को लिफ्ट देना बंद कर दिया। दरअसल यह बात है 5 सितंबर 2016 की। मैं अपने ऑफिस से अपना काम खत्म करके निकला ही था, और तब तक लगभग शाम के 7 बज चुके थे। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम आ रहा था, इसलिए अंधेरा भी जल्दी ही हो जाता था। अभी मैं कार चलाकर अपने घर की ओर जा ही रहा था कि तभी मेरे पेट में कूदने वाले चूहों ने मुझे ये एहसास कराया कि मुझे भूख लगी है, और काम के चक्कर में मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तभी मैं मन ही मन सोच ही रहा था कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो गाड़ी रोककर कुछ खा लूं, और शायद मैं जब खाने के लिए कहीं पर रुकूं तो मुझे कुछ सवारी भी मिल जाए, क्योंकि आज गाड़ी में मेरे से किसी ने लिफ्ट भी नहीं मांगी थी और मैं अकेला ही अपने घर की ओर जा रहा था। ये सब सोचते हुए मैं अब मेन सिटी से काफी बाहर आ चुका था। तभी अचानक मुझे सड़क के किनारे एक आइसक्रीम वाला दिखा। उस आइसक्रीम वाले को देखकर मैंने सोचा कि वैसे भी अब आगे सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो क्यों ना एक लास्ट बार आइसक्रीम खा ली जाए। यही सोचकर मैंने मेरी गाड़ी को उस आइसक्रीम वाले के पास ले जाकर रोका और आइसक्रीम खाने के मकसद से गाड़ी से नीचे उतरा। इसके बाद मैं उस आइसक्रीम वाले के पास जाकर आइसक्रीम खाने लगा। अभी मैं आइसक्रीम खा ही रहा था कि तभी पता नहीं वहां पर कहां से एक बूढ़ी सी औरत और एक छोटा बच्चा आया। अब वह काफी देर से उस आइसक्रीम वाले के बगल में खड़े थे। जब तक मैंने आइसक्रीम खाई तब तक वो वहीं पर खड़े रहे।
अब मैंने आइसक्रीम खाते हुए उस छोटे से बच्चे की तरफ देखा तो वह बच्चा एकटक मुझे ही देखे जा रहा था। उस बच्चे को देखकर मैंने सोचा कि शायद इस बच्चे को भी आइसक्रीम खाने की मन में होगी। तभी मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा आइसक्रीम खानी है क्या? तो उस बच्चे ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर मैंने आइसक्रीम वाले से एक आइसक्रीम लेकर उस बच्चे को दे दी और मुझसे आइसक्रीम लेकर वह बच्चा उसे खाने लगा। पर मुझे सबसे अजीब बात यह लगी कि मेरे आइसक्रीम देने पर उस बूढ़ी औरत ने मुझे कुछ नहीं कहा और ना ही उस बच्चे से कुछ कहा। अमूमन ऐसा होता नहीं है। आपने भी देखा होगा कि जब कोई अनजान आदमी हमारे बच्चे को कुछ खाने को देता है तो हम एक दो बार तो उसे मना ही करते हैं, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने मुझे कुछ नहीं कहा और उस बच्चे को आइसक्रीम खाने दी। तभी मैंने उस बूढ़ी औरत से पूछ ही लिया कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने मैं जिस तरफ जा रहा था उसी तरफ का नाम लिया, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें भी मेरे साथ मेरी कार में लिफ्ट दे दूं। तब मैंने उस बूढ़ी औरत से अपने साथ चलने के लिए पूछा तो मेरे कहते ही वह मेरे साथ चलने को तैयार भी हो गई। यह बात भी मुझे थोड़ी अजीब लगी, पर मैंने सोचा कि रात का वक्त हो रहा है, इन्हें भी अपने घर जाने की जल्दी होगी और यही सोचकर अब मैं उन दोनों के साथ अपनी कार में बैठकर वहां से निकल पड़ा। अभी हम लोग कुछ दूर चले ही थे कि वह बच्चा मेरी कार में कुछ ज्यादा ही उछल कूद कर रहा था। तभी मैंने उस बच्चे को डांटते हुए कहा कि बेटा एक जगह आराम से बैठ जाओ। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी उस बूढ़ी औरत ने चिल्लाते हुए बीच में ही मुझसे कहा कि बच्चा ही तो है, तुम बड़े लोग कार लेकर आ जाते हो तो हम गरीबों पर रोब जमाते हो। यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा कि एक तो मैंने इन लोगों को अपनी कार में लिफ्ट दी है और ऊपर से ये मेरे ऊपर ही चढ़ रहे हैं, तो उस वक्त मैंने थोड़ा शांत रहना ही ठीक समझा और अब मैं चुपचाप अपनी गाड़ी चला रहा था। लेकिन वह बूढ़ी औरत थी कि अभी भी बड़बड़ा ही रही थी। तभी मैंने उससे कहा कि माताजी गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए और आप शांत बैठी रहिए। तभी उस बूढ़ी औरत ने चिल्लाते हुए फिर से मुझसे कहा कि शांत तो अब थोड़ी देर में तू होगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब भी लगा और थोड़ा डर का एहसास भी हुआ। मैंने सोचा कि ये बूढ़ी औरत क्या बोल रही है और इसकी बातों का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि बूढ़ी औरत है, शायद दिमाग थोड़ा खिसका हुआ होगा, और यही सोचकर अब मैं गाड़ी चला रहा था। तभी थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा कि आपको कहाँ उतरना है, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा कि बूढ़ी औरत है, शायद थोड़ा कम सुनती होगी, इसलिए मैंने थोड़ा जोर लगाकर उनसे पूछा कि आपको कहाँ उतरना है। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसे सुनकर और देखकर मेरे सर में से पसीना टपकने लगा था। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको कहाँ उतरना है तो इस बार वह बूढ़ी औरत तो कुछ नहीं बोली, लेकिन वह जो छोटा सा बच्चा था वह बोल पड़ा। और अजीब बात यह नहीं थी कि वह छोटा बच्चा बोला, बल्कि अजीब बात यह थी कि वह छोटा बच्चा एक अजीब सी भारी आवाज में बोल रहा था, जैसे वह कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई बड़ा आदमी हो। वह आवाज किसी बड़े आदमी की तरह थी और उसके साथ ही बहुत ही ज्यादा भारी और खसराई हुई आवाज थी। और इस भारी और खसराई हुई आवाज में उस बच्चे ने मुझसे बोला कि तू इतना ज्यादा क्यों बोल रहा है, चुपचाप गाड़ी चलाना, जब और जहां उतरना होगा तुझे बता दिया जाएगा, अब चुपचाप गाड़ी चला। ये सुनकर मैं तो डर गया। मुझे अब थोड़ा थोड़ा आभास होने लगा था कि आज मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूं। इसके बाद अब मैं गाड़ी चलाने लगा, लेकिन शायद उन दोनों को इस बात का एहसास हो गया था कि अब मैं थोड़ा डर रहा हूं, इसलिए वह दोनों पीछे की सीट पर बैठे बैठे अब अचानक से जोर जोर से हंसने लगे। मुझे उनके हंसने का कारण समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो हंस रहे थे तो उनके हंसने की आवाज और उनकी हंसी बहुत ही ज्यादा अजीब थी। अभी वह लोग पीछे हंस ही रहे थे कि तभी मैंने गाड़ी चलाते वक्त आगे आने वाले रास्ते को नोटिस किया कि उस रास्ते पर बहुत ज्यादा छोटे छोटे गड्ढे आ रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं रोजाना इस रास्ते से जाता हूं, तब तो इस रास्ते पर इतने गड्ढे नहीं होते, और आज जब मैं सुबह आया था तब भी ऐसा कुछ नहीं था, तो फिर आज दिन में ही ऐसा क्या हो गया कि इस सड़क पर इतने ज्यादा गड्ढे हो गए। अभी मैं डर के मारे गाड़ी भगा रहा था, लेकिन उन गड्ढों की वजह से ना चाहते हुए भी मुझे मेरी गाड़ी की स्पीड धीरे करनी पड़ी, और अब गड्ढे इतने ज्यादा और गहरे हो गए थे कि मुझे गाड़ी को बिल्कुल धीरे धीरे चलाना पड़ रहा था। अभी मैं गाड़ी धीरे धीरे चला ही रहा था कि तभी अचानक मेरी गाड़ी के सामने सड़क पर एक आदमी आ गया, और वह इतनी अचानक से सड़क पर गाड़ी के सामने आया था कि वो तो समय रहते मैंने ब्रेक लगा दिए, वरना आज गाड़ी उस आदमी को कुचलते हुए आगे निकल जाती। तभी मैंने गाड़ी को रोका
और गाड़ी से नीचे उतरकर मैं उस आदमी पर चिल्लाने लगा कि मरना है क्या, ऐसे भी कोई गाड़ी के सामने आता है सड़क पर। अभी मैं उससे ये सब कह ही रहा था कि तभी मेरा ध्यान गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में उस आदमी के चेहरे की तरफ गया। तो जब मैंने गौर से उसका चेहरा देखा तो मेरी तो हवाइयां ही उड़ गई। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि वही आइसक्रीम वाला था जिसके पास मैंने कुछ देर पहले आइसक्रीम खाई थी। उसको देखकर मेरे दिमाग में अचानक से एक सवाल आया कि यह आदमी इतनी जल्दी यहां पर कैसे पहुंच गया, जबकि मैं तो गाड़ी से यहां पर आया हूं। तो कोई इंसान गाड़ी से भी तेज रफ्तार में यहां कैसे आ सकता है। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी गाड़ी के पीछे के दोनों फाटक खुलने की आवाज आती है और वह बूढ़ी औरत और वह बच्चा मेरी गाड़ी से नीचे उतरते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद भी वह बच्चा और वह बूढ़ी औरत लगातार हंसे ही जा रहे थे। अभी उन दोनों की हंसी बंद भी नहीं हुई थी कि तभी वह सामने खड़ा आदमी भी जोर जोर से हंसने लगा। उस वक्त चारों तरफ घना अंधेरा था, सिवाय मेरी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी के वहां पर किसी भी चीज का कोई उजाला नहीं था। बाकी के दिनों जब मैं ऑफिस से घर जाता हूं तो मुझे इस रास्ते पर हर 2-4 मिनट में 1-2 गाड़ी आते जाते हुए मिल ही जाती है, लेकिन उस दिन मुझे एक भी गाड़ी उस रास्ते पर नजर नहीं आ रही थी। ये सब देखकर मैंने मेरे मन में सोचा कि यह शायद कोई चोर उचक्के या लुटेरे हैं जो मुझे लूटने के लिए मेरी गाड़ी में बैठे थे। अभी तक भी मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि यह कोई चोर उचक्के है, लेकिन इसके बाद जो कुछ वहां पर हुआ उसे देखने के बाद तो किसी आम आदमी के तो हार्ट अटैक ही आ जाए, पर पता नहीं उस दिन मुझे हार्ट अटैक क्यों नहीं आया। दरअसल अभी वह तीनों जोर जोर से हंस ही रहे थे कि तभी मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि क्या चाहते हो तुम लोग और इस तरीके से क्यों हंस रहे हो। तभी वह छोटा बच्चा फिर से उसी आवाज में बोला, तेरी मौत। ये सुनने के बाद मुझे समझ आ गया था कि ये लोग आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी मैंने डर के मारे उनसे कहा कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वह तुम वैसे ही ले लो, पर मुझे जिंदा छोड़ दो। तुम्हें जो भी पैसा या गाड़ी चाहिए वह तुम रख लो, पर मुझे जाने दो। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हमें कोई पैसा या गाड़ी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ खून चाहिए, और वो भी तेरा, और वो हम तुझे मार कर ही लेंगे। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी और अब उस औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा था। उसके जबड़े के दांत धीरे धीरे बाहर निकलने लगे थे, उसकी आंखों का रंग भी पूरी तरीके से सफेद हो चुका था और उसके हाथ और पैरों के नाखून भी हद से ज्यादा बड़े हो गए थे और उस बच्चे ने भी अब किसी हैवान के जैसा रूप ले लिया था। इन दोनों के साथ ही जब मैंने उस आदमी की तरफ अपनी नजरें घुमाई तो वह भी किसी पिशाच या राक्षस से कम नहीं लग रहा था। अब वो तीनों मुझे मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ने लगे थे कि तभी पता नहीं वहां पर कहां से अचानक एक गायों का बहुत बड़ा झुंड आ गया और वह गायों का झुंड इतनी तेजी से हमारे बीच से गुजर रहा था कि उसकी चपेट में आने वाला शायद ही कोई इंसान जिंदा बचे। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात यह थी कि वह गायों का झुंड मुझे और मेरी गाड़ी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। और तभी मैंने गौर से देखा तो वह तीनों लोग, वह बूढ़ी औरत, बच्चा और वह आदमी वहां से गायब हो चुके थे। जब मैंने उन गायों की तरफ देखा तो उन गायों के बड़े बड़े सींग थे, पर उनमें से एक भी गाय मुझे छू तक नहीं रही थी और यह सब मुझे किसी भगवान का करिश्मा ही लगा। और तभी मैं मौका देखकर अपनी गाड़ी में बैठा और उन गायों के झुंड के बीच से ही अपनी गाड़ी को वहां से निकाल लिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात थी वो ये थी कि जब तक मैं अपने गांव के रिहायशी इलाके तक नहीं पहुंचा तब तक वह गायों का झुंड मेरी गाड़ी के आगे और पीछे ही दौड़ रहा था। उस वक्त मेरी गाड़ी के चारों तरफ सिर्फ गाय ही गाय थी और मेरी गाड़ी उन गायों के झुंड के बीचों बीच चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह गाय सिर्फ मुझे ही बचाने के लिए आई हो। तभी मैंने भगवान शिव का नाम लेकर उनका धन्यवाद किया। उस दिन तो मैं उन गायों के झुंड की वजह से बच गया और फिर उस दिन के बाद मैंने कभी भी किसी को भी लिफ्ट नहीं दी। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद जब मैंने अपने ऑफिस में ये बातें अपने स्टाफ को बताई तो मेरे ऑफिस के एक वॉचमैन ने मुझे बताया कि आज से कुछ साल पहले एक आदमी वहां पर आइसक्रीम का ठेला लगाया करता था, लेकिन कोई आदमी नई नई कार खरीद कर वहां से गुजर रहा था और शायद उस आदमी को ठीक तरीके से कार चलाना नहीं आता था। तभी उसने उस ठेले वाले को टक्कर मार दी और उस वक्त वह बूढ़ी औरत और वह बच्चा उस ठेले वाले के पास आइसक्रीम खा रहे थे और इस टक्कर के दौरान उस ठेले वाले और उस बूढ़ी औरत और उस बच्चे की वहीं पर मौत हो गई थी।
तभी से उन तीनों की आत्मा वहीं पर भटकती है और किसी भी नई गाड़ी को देखकर वो उस नई गाड़ी वाले से अपनी मौत का बदला लेने का सोचते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूं, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।